दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ही विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। अप्पू की पाठशाला में भी स्वागत है। जैसा आप जानते हो यार, पार्ट 9 कर रहे थे आपका भूगोल की किताब से। पार्ट 9 है आपका रेगिस्तान में जीवन, और इसके बहुत सारे विषय में पहले ही करवा चुकी हूँ दोस्तों। नहीं देखा है जाके जरूर देख लेना। और आज जो हमारा विषय है वो है वनस्पति जात एवं प्राणी जात लद्दाख का। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में दोस्तों हमने थोड़ा बहुत इसके पिछले वाले विषय में पढ़ा था, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लद्दाख किस तरफ पड़ता है, लद्दाख कौन से 3 पर्वतों से घिरा रहता है, और लद्दाख में कितना पानी है, कितनी झीलें हैं, सब कुछ हमने उस विषय में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस विषय के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लद्दाख के अंदर किस तरीके की वनस्पति उगती है। वनस्पति यानी कि किस तरीके के पेड़ पौधे, अन्न बीज वगैरह उगते हैं, और जानवर किस तरीके के यहाँ पे रहन सहन अपना करते हैं, और ये जानवर इंसानों के लिए किस तरीके से कारगर यानी कि काम आते हैं। ठीक है, उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। विरल यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हो बिल्कुल खत्म, बिल्कुल आप कह सकते हो खत्म है बिल्कुल। ठीक है, तो वनस्पति यहाँ पे ज्यादा नहीं उगती है। मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, कुछ चुनिंदा पौधे, पेड़ या फिर ये सब उगते हैं, लेकिन ज्यादा घास फूस ये सब आपको नहीं मिलेगा, हरियाली ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि शुष्कता है। क्योंकि आप जानते ही हो कि जब भी कोई भी वनस्पति उगती है या फिर हमें उगाते हैं, जिसमें पानी वगैरह डालते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें डलती हैं, जिससे हरियाली वाली वनस्पति उग जाती है ना। लेकिन यहाँ पे ना ही पानी ज्यादा मात्रा में है, ना ही सूरज की ज्यादा किरणें पड़ती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जो भी है ये सब अपना खाना सूरज की ताप से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूरज की रोशनी होने पर भी वो खाना नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी शुष्क हवाएं चल रही होती है। पौधों को भी आर्द्रता चाहिए होती है दोस्तों। आर्द्रता यानी कि थोड़ी सी हवा में गीलापन चाहिए होता है ना। तो वो इतने ज्यादा शुष्क मौसम में, इतने ज्यादा कठोर मौसम में नहीं उग पाते हैं। कभी कभार तो मिट्टी ही उड़ के चली जाए कहीं और, पता नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए वनस्पति काफी कम है ठंडे मौसम में या फिर ठंडी जगहों पे। आप जानते ही हो कि हर जगह बर्फ ही बर्फ ढकी रहती है, तो वो वनस्पति को कहाँ से उगने देगी, है ना। तो जानवरों के चढ़ने के लिए घास और झाड़ियां बहुत कम है लेकिन ज्यादा नहीं है। कुछ कुछ झाड़ियां, कुछ कुछ पेड़ पौधे हैं जिसमें वो बेचारे चर लेते हैं और उससे उनका काम बन जाता है। घाटियों में और यहाँ के जो लोग हैं, चरवाहा हैं, वो भी इनको पर्वतों के पास ऐसी जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत घास फूस उग रहे हो, थोड़ी बहुत झाड़ियां हो, तो यहाँ पे चलाते वहां पे उनको खिला के आ जाते हैं। तो घाटियों में घाटी के शरपत भी बोला जाता है इसको, और पोपलर्स के उपवन दिखाई देते हैं। घाटी के शरपत का मतलब है विलोज। ठीक है, इसको विलोज कहते हैं दोस्तों। घाटी के शरपत ये एक पेड़ का नाम है दोस्तों। ये यहाँ पे लद्दाख में काफी पाए जाते हैं। और दूसरा पेड़ जो आपको सबसे ज्यादा पाया जाएगा वो है पोपलर्स। ठीक है, तो अगर वनस्पति देखना चाहे तो कुछ इस तरीके से, जैसे हम रेगिस्तान में वनस्पति नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ही तीव्र वाली गर्मी रहती है। देखिए, अगर जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी है, ऐसी जगहों पे वनस्पति बिल्कुल नहीं उग पाती, बहुत कम उगती है। ठीक है, जहाँ पे हरियाली नहीं रहती है। अगर गर्म रेगिस्तान में नहीं उग पा रही है, इसका मतलब है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, पानी वगैरह है नहीं, बिल्कुल उजड़ा समंदर है। और अगर ठंडी जगह पे, उजड़ा समंदर नहीं मतलब उजड़ी जगह, समंदर तो है ही नहीं। अगर ठंडी जगह पे वनस्पति नहीं उग पा रही है तो उसका कारण है बहुत ज्यादा ठंडी होना, बहुत ज्यादा शुष्क, क्रूर। ये दोनों ही जो तापमान होते हैं ना, बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा गर्मी, ये दोनों ही तापमान वनस्पति के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, वनस्पति के लिए बहुत क्रूर होते हैं, उसको तड़पाने वाले होते हैं। इसलिए वनस्पति उगती ही नहीं है, कहती जा मैं नहीं उगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने एक तस्वीर लगाई जिसमें आपको ये थोड़ी वनस्पति विरल दिख रही है। विरल यानी कि खत्म जैसी। तो जितनी भी है, और छोटी छोटी झाड़ियां हैं यहाँ पे, इन झाड़ियों को तो नहीं चरते जानवर, थोड़ी बहुत जो घास फूस उगी रहती है सूखी सूखी, वो
चर लेते हैं। ठीक है, और जिसकी मैं बात कर रही थी वो है घाटी के शरपत, जिसको विलो बोला जाता है। कुछ इस तरीके के पेड़ होते हैं, ये ऐसे नीचे नीचे इनकी डालियां लटक रही होती हैं, नीचे की तरफ ऐसे मुरझाए मुरझाए से होते हैं, और इनके पत्ते नहीं होते, लंबे लंबे झुरमुट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मतलब इस तरीके से मतलब इस तरीके से ऐसे करके, समझ रहे हो ना, हो गया। अब हमने बाल नहीं दिखाने वाली। अच्छा, पोपलर, पोपलर के ऊपर ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके के पोपलर इनको बोला जाता है। ये लंबे लंबे पेड़ होते हैं। ये शायद जब हम रेलवे से जाते हैं यानी कि ट्रेन से जाते हैं तभी हमें आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो काफी लंबे लंबे ऐसे पेड़ बहुत जगह दिखते हैं, खेत वगैरह में भी लगे रहते हैं। इन्हें इसलिए लगाया जाता है जिससे खेत वगैरह में अगर कोई फसल उग रही हो तो हवा से, जब हवा बहुत तेज तीव्रता से आ रही होती है तभी बड़े बड़े पेड़ उस हवा को रोक देते हैं और वो खेत को नष्ट करके नहीं जाती है। फिर हवा वहीं रुक जाती है तो खेत नष्ट नहीं होते हैं। वरना बहुत तेज हवा से ना जो फसलें होती हैं उसमें जो उपजाऊगृति होती है वो नष्ट हो जाती है, वो उड़ के वहां कहीं और ले जाती है। हवा उसको मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को दूर उड़ा के ले जाती है। इसलिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं और इनको पोपलर के उपवन बोला जाता है, और ये आपको लद्दाख में अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि लद्दाख में बिल्कुल ही वनस्पति नहीं है, थोड़ी बहुत वनस्पति है और कुछ इस तरीके के उम्दा पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे जो ऐसे शुष्क और क्रूर मौसम में उग जाते हैं। ठीक है, ग्रीष्म काल सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फलों के पेड़ खिलते हैं। अब अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे कश्मीर की जो केसर होती है ना वो मुझे दिल्ली में उगानी है, दिल्ली के अंदर कहीं पे मैं केसर उगाऊंगी, तो सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि यार केसर दिल्ली में कैसे उगेगा। केसर तो यार कश्मीर का बहुत ज्यादा उम्दा पाया जाता है, बड़ी अच्छी तरीके का पाया जाता है, कश्मीर में ही उगाया जा सकता है सबसे ज्यादा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, दिल्ली, यूपी ऐसी जगहों में, मतलब छोटे छोटे जो शहर है इसमें मैं ये केसर नहीं उगा सकती, और वो सिर्फ कश्मीर में ही उग सकते हैं। मुझे लगता है और भी देशों में और भी जगहों में उगते हैं, लेकिन मुझे कश्मीर का ही पता है क्योंकि भारत के अंदर कश्मीर बहुत बड़ा केसर का दानवीर है, मतलब कह सकते हो केसर बहुत ज्यादा कश्मीर से ही आता है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक फसल को एक अलग तापमान चाहिए, एक अलग पानी चाहिए, एक अलग उपजाऊगृति चाहिए, मिट्टी अलग चाहिए। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि अखरोट, खुबानी, सेब ये सब आप दिल्ली में उगा दो तो वो नहीं उगेंगे, उनको तापमान चाहिए ठंडा, उनको लद्दाख वाला तापमान चाहिए। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि सारे के सारे जो ये फसलें होती हैं ये हर जगह नहीं उगाई जा सकती। जैसे कश्मीर का सेब और केसर बहुत ज्यादा मशहूर है, वैसे ही आप राजस्थान का बोले तो वहाँ खेर सांगड़ी और सूखी सूखी सब्जियां वहाँ पे बहुत सारी मशहूर है, वहाँ का लाल मांस बहुत मशहूर है। हर चीज का एक एक चीज मशहूर जरूर होता है। लखनऊ का कबाब, बिरयानी बहुत मशहूर है, हैदराबाद की बिरयानी बहुत मशहूर है, और दाल बाटी चूरमा राजस्थान का बहुत मशहूर है, लिट्टी चोखा बिहार का काफी मशहूर है, पंजाब का भाई सरसों का साग मक्के दी रोटी मशहूर है। तो वैसे लद्दाख में अगर आप कुछ ये अखरोट वगैरह भाई महंगे बहुत होते हैं, सच में बहुत महंगे होते हैं। मेरे शायद काकू वगैरह थे, वो बहुत सारे अखरोट लेकर आते थे। वो कहते थे कश्मीर में बहुत अखरोट सस्ते मिलते हैं। ठीक है, तो ठंडी जगह अखरोट मिल जाते हैं, लद्दाख में भी अखरोट शायद बहुत सस्ते होंगे, खुबानी और सेब वगैरह भी काफी सस्ते होंगे। लेकिन अभी जो भाव चल रहा है दिल्ली में भाई 100 रुपए के सेब, तो वही बात है, वहां पे मौसम ऐसा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में उगाते हैं तो वहां सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। तो हर फसल या हर खेत को एक अलग तापमान, एक अलग पानी चाहिए, किसी किसी को नहीं भी चाहिए होता है, सूरज की रोशनी किसी किसी को ही चाहिए, बाकियों को नहीं चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस किस चीजों की बात हो चुकी है। भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं सेब, भाई बहुत सुंदर एकदम बढ़िया से जूसी लाल लाल सेब मिलते हैं। कश्मीर के भी सेब बहुत ज्यादा मशहूर है। ठीक है, और कैलिफोर्निया के भी बहुत मशहूर है, यूएस में जो पड़ता है। वॉशिंगटन एप्पल, मैंने बहुत सारे एड वगैरह देखे हैं ऑटो के पीछे लगे हुए। खुबानी, ठीक है, खुबानी को अंग्रेजी में एप्रिकॉट कहते हैं दोस्तों। खुबानी का मीठा बनता है, इसका जैम बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है, इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, पुडिंग वगैरह में डलता है। और फिर तीसरा है अखरोट। अखरोट भाई
मतलब मुझे कुछ याद आ गया यार, मतलब वो नहीं होता दरवाजे पे लगा के देखते रहते कब टूट गया, धीरे से निकाल के उसको चूर मार करके खा लिया। मतलब आपने कैसे तोड़ा है? क्या आपने पापा से तोड़वा के खाया है या दरवाजे के बीच में रख के उसको खुद तोड़ के खाया है? वो तो भाई मजा ही अलग है। मैं तो कभी बार ऐसे हथेली में रख के भी तोड़ के खा लेती हूँ, सच बता रही हूँ। ठीक है, मतलब अपराजिता मैम, ओके। तो अखरोट जो है भाई बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे बिकता है। अखरोट, सेब हो गया और खुबानी यानी कि एप्रिकॉट, ये 3 बहुत ऐसी चीजें हैं जो वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उगती हैं। पशुओं की प्रजातियां रॉबिन्स, रेडस्टार्ट्स, तिब्बती स्नोकॉक, रैवन, हुपो आम है। कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। तो यहाँ पे कुछ पक्षियों का नाम मैंने बताया है, रॉबिन्स, रेडस्टार्ट, हुपो, रैवन क्रो। ये कुछ ऐसे पक्षी हैं, रैवन क्रो कुछ ऐसे पक्षी हैं जो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। सब बोल रहे हैं ओ माय गॉड एक्सेंट तो भाई कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। प्रवासी पक्षी यानी कि कुछ वहीं पे रहते तो कहीं और भी उड़ के चले जाते हैं, ठीक है, प्रवास करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। लेकिन बाकी जो पक्षी है वो यहीं के जन्मे होते हैं, यहीं पे ज्यादातर मिलते हैं। इन पक्षियों की हम तस्वीरें भी देखेंगे आगे। जानवर देख लेते हैं पहले दोस्तों। जंगली बकरियां यहाँ पे ज्यादा मिलती हैं। जंगली बकरियां, जंगली भेड़ हो गई, याक हो गई, विशेष प्रकार के कुत्ते हो गए, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं। देखा जाए तो इनके पास ना इनके जानवरों की बहुत ज्यादा महत्ता है। ये अपने जानवरों को बहुत पालन पोषण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जिससे उनको खाल मिले, उनको दूध मिले, दही, मक्खन, ये सब उनसे मिलता है। और साथ ही साथ यातायात में भी काफी काम आते हैं। पहाड़ वगैरह में चढ़ने में याक काफी काम आते हैं। तो इनके लिए इनके जानवर काफी ज्यादा दिल के करीब है। और आप कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से। इनके जानवर काफी काम आते हैं इनके लिए। जैसे भेड़ की जो खाल होती है, भेड़ की जो ऊपर का फर होता है, उससे ये कपड़े बनाते हैं, ठीक है। और बकरी का दूध से ये चीज, दही, दूध, मक्खन जो भी डेयरी वगैरह में आ जाता है वो बनाते हैं। दूध की बनी हुई चीजें जितनी भी होती हैं वो सब बनाते हैं। याक जो होता है, याक के भी बाल इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी याक को यातायात यानी कि इधर से उधर जाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनके लिए इनके जानवर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं हमारे पक्षियों की। सबसे पहले पक्षी का नाम आता है रॉबिन। कुछ इस तरीके की छोटी सी पक्षी होती है दोस्तों, और ये काफी ज्यादा तीव्र ठंडी में जी लेती है। रेड स्टार्ट, ये भी एक काफी ज्यादा ठंडी जगह पे रहने वाले पक्षियों में से आता है। तिब्बती स्नोकॉक, इसको देखा ही होगा, पास में भी इसके आपको बर्फ वगैरह दिख रही होगी। तिब्बती स्नोकॉक कहा जाता है इसको। तिब्बत नाम दे दिया पहले ही, जानते हो लद्दाख से तिब्बत दूर नहीं है, तो इसलिए उसको तिब्बती नाम दे दिया, तिब्बती स्नोकॉक। दूसरा फिर ये आ जाता है रैवन। ये क्रो है दोस्तों, इसको कौवा ही बोला जाता है, लेकिन ये कौवे से थोड़ा सा अलग होता है। काफी ज्यादा इसके बाल थोड़े से बिखरे बिखरे से होते हैं, काफी खतरनाक आप कह सकते होती, किसी को मारती नहीं है, जान लेने वाली नहीं है, ठीक है। तो हुपो, इसको हुप कहते हैं, हुपो भी कहते हैं दोस्तों। ये सुंदर सी प्यारी सी पक्षी, देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। फिर आ जाती है बात जानवरों में। तो जानवरों में जंगली बकरी सबसे पहले आती है। जंगली बकरी के ये बहुत ज्यादा शुष्क और ठंडे मौसम में रह लेती है। इसके आसपास भी आपको शुष्कता दिख रही होगी, ज्यादा हरियाली में नहीं रहती है। और ये भी आपका जंगली भेड़ की तस्वीर है। भेड़ की खाल इस्तेमाल होती है, इनसे मीट मिलता है, दूध मिलता है। और विशेष प्रकार के कुत्ते, विशेष प्रकार के कुत्ते का मतलब है तिब्बतन मैस्टिफ। मेरा सबसे मनपसंदीदार ये ब्रीड है। मैं कुत्तों को बहुत पसंद करती हूँ, मैंने बहुत पाले हैं। अभी मेरे एक जाने के बाद, मतलब मेरा एक बच्चा वो गया तो एक और हमने पाला। और आज तक हमेशा हमने रोड के ही कुत्ते पाले, हमने कभी खरीद के नहीं पाला। रोड के कुत्तों को शायद हम शरण देंगे तो अच्छी बात है, एक की जिंदगी बन जाएगी। तो मैं कुत्ते बहुत पालती हूँ, मुझे बहुत लॉयल है, वो तो जानते ही हो, और बड़े प्यारे होते हैं। तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सबसे प्यारे जानवर, और तिब्बतन मैस्टिफ मेरी बहुत मनपसंद वाली ब्रीड है कुत्तों की। ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत भालू जैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अगर एक रास्ते में निकल गया तो दूर दूर तक आपको कोई दिखेगा नहीं। इतना ज्यादा वफादार कुत्ता होता है, आपको बचा के रखेगा। और आप इस पे सवारी करके भी चले जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठंडी में रहता है, इसके लिए एसी वगैरह लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ले नहीं रही हूँ, क्योंकि इसका पैसा भी बहुत ज्यादा है यार।
कोई मुझे दे दो यार। मतलब पैसा इसका 7 से 25 लाख रुपए तक का यार एक पप्पी मिलता है, इसलिए मैं ले नहीं सकती। मैं कहती हूँ भाई धन्यवाद, थैंक यू। तो विशेष प्रकार के कुत्तों में सबसे पहला नाम तिब्बती मैस्टिफ नाम आता है। नाम भी देखो, नाम में भी तिब्बत है, लद्दाख का तिब्बत। तो कुछ इस तरीके से बहुत बड़े बड़े मुंह होते हैं भाई, आप देख सकते हो। फर इनका ना बहुत बहुत ज्यादा मुलायम फर होता है, वही इनको और ज्यादा विशालकाय दिखाता है। तो जानवरों में बकरी हो गई, जंगली भेड़ हो गई, विशेष प्रकार के कुत्ते हो गए और याक हो गए। याक को बड़ी सुंदर तरीके से लद्दाख में सजाया जाता है और याक के ऊपर भी खाल वगैरह, भेड़ वगैरह, मतलब भेड़ कह रही हूँ, खाल वगैरह काफी मोटी होती है जो इसे सहायता करती है ठंडी से बचने में। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ही जानवर है जिनके फर वगैरह बहुत मोटे हैं, जिनकी खाल बहुत मोटी है, ठीक है। ऐसे जानवर तो रह ही नहीं सकते जो जिनके ऊपर खाल वगैरह नहीं रहती है। जैसे अगर मैं बोलूं उल्लू भी रह सकते हैं, ठंडियों में उल्लू भी रहते हैं। जानवर में यार बहुत आता है। अगर मैं बोलूं मगरमच्छ, यहाँ रहने के लिए मगरमच्छ को वो नहीं रह पाएगा, उसके पास मोटी खाल तो होती है लेकिन इतनी तीव्र ठंडी से वो बचा नहीं पाएगा खुद को। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, बिल्ली वगैरह हो गई, उसकी भी खाल इतनी मोटी नहीं होती, फर वगैरह उनको आते नहीं है। तो ऐसे बहुत से जानवर है जिनको फर नहीं आते, जिनको मुलायम ये फर होते हैं ना, ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो इनके बाल इनकी बड़ी रक्षा करते हैं, इनको बचा के रखते हैं ठंडी से। पशुओं को दूध, मांस और खाल के लिए पाला जाता है। याक के दूध से पनीर और मक्खन बनाया जाता है। भेड़ और बकरी के बाल ऊनी बनाने में काम आते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि पशुओं का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, किस काम आते हैं वो। तो पशुओं को दूध और मांस के लिए इस्तेमाल करा जाता है, खाल के लिए भी। इनकी जो खाल होती है बहुत गर्म होती है, फर वगैरह बहुत गर्म होते हैं, उसको निकाल लिया जाता है और उससे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। बकरी को काट कर उससे मांस मिल सकता है और भेड़ और बकरी के दूध से ये लोग पनीर, मक्खन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। और भेड़ और बकरी के कपड़े बनते हैं, ऊन जो निकलता है उससे कपड़े बनाते हैं, ठीक है। इनके लिए जानवर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। जानवरों से इनको काफी ज्यादा सहायता मिलती है। ये लद्दाख की ही तस्वीर है दोस्तों। पहनावा भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके का लद्दाख का पहनावा है। कभी ऐसे मत निकल जाना एक बनियान में, बहुत ज्यादा तीव्र ठंडी है। तो यहाँ पे मैं बता रही थी जैसे कि दूध के जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे दूध, चीज, ये भी चीज है, दही हो गया, घी हो गया, यहाँ पे चीज वगैरह, जितनी भी चीजें हैं, इसको डेयरी प्रोडक्ट बोला जाता है। ये सब इन जानवरों के दूध वगैरह से बनता है। ऊन जो निकलता है, खाल वगैरह जो निकलती है, फर निकलता है, उससे कपड़े बनते हैं और मीट भी बनाते हैं ये लोग, मांस वगैरह इनका काट के वो भी खाते हैं, याक वगैरह का नहीं, बकरी का, ठीक है। तो ये था हमारा विषय, हमारा पूरा हो चुका है। वनस्पति कैसी है यहाँ पे, विरल है, पॉपुलर, विलो, शरपत जो भी मैंने पढ़ाया वो सब यहाँ पे उगते हैं। चिड़िया किस तरीके की रहती है, पक्षी वगैरह, और जानवर वगैरह किस तरीके के रहते हैं, वो सब मैंने इस विषय में आपको करवा दिया है, ठीक है। तो इसके बाद वाला विषय है लोग। लद्दाख के लोग किस तरीके के हैं, कैसे, कौन से धर्म या किस किस चीजों से आते हैं, सब इस विषय में पढ़ेंगे। तो वही लौटेंगे जल्दी से यारो यारो, जी बल के जी बल। चलो भाई दूसरे विषय में जल्दी से मिलते हैं। अपना ध्यान जरूर रखना और गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।